आज हम कक्षा 12 के चैप्टर 1 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर पर तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने इसका बारे में परिचय और साझेदारी संलेख के बारे में इसी चैप्टर के पार्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो होता है वो एक पी एंड एल की तरह का ही अकाउंट होता है जिसमें हम लाभ हानि का नियोजन करना सीखते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, साझेदार या होते हैं, फर्म है, कंपनी है, एकल व्यापारी हैं। ये अपने लिए फाइनल अकाउंट का निर्माण करती है, जिसमें 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं: ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। मगर ये जो ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट होती है, इसमें एक पी एंड एल अकाउंट जो होता है वो केवल कंपनी या फर्म के लाभों का पता बताता है। इसके अलावा वो साझेदारों का पता नहीं बताता है कि साझेदारों को पर्टिकुलर कितना लाभ हुआ है। इसके लिए हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। जो साझेदारी फर्म चलाते हैं उनको यह अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि इस खाते में संलेख के अनुसार लाभ हानि का नियोजन किया जाता है। संलेख के अनुसार, हमने पिछले वीडियो में संलेख के बारे में पढ़ा है, तो उसके अनुसार लाभ हानि का नियोजन किया जाता है कि उस संलेख में बातें लिखी होती है कि किस अनुपात में ये प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, कमीशन कितना दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। यह नाम मात्र का खाता होता है। यह देखिए, इसको बोल्ड करके लिखा गया है, नाम मात्र का खाता होता है। यह एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, या आरपीएससी में भी पूछा जाता है। इसे पी एंड एल अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। देखिए, नाम भी इनका सेम ही है। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है और ये पी एंड एल अकाउंट है। ये पी एंड एल अकाउंट जो है फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है, और ये एक अलग से जो साझेदार फर्म होती है वो बनाते हैं। सेम उसी की तरह बनाया जाता है। थोड़ा बहुत चेंजेस क्या होता है वो अभी हम देख लेंगे। और यह हमेशा पी एंड एल अकाउंट के बाद ही बनता है। लास्ट पॉइंट क्या है, यह हमेशा पी एंड एल अकाउंट के बाद बनता है, क्योंकि पहले पी एंड एल बनेगा तभी उसका प्रॉफिट निकल के आएगा। समझो इस चीज़ को, कि पहले पी एंड एल अकाउंट बनेगा तो पी एंड एल अकाउंट से हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। वो नेट प्रॉफिट होता है पूरी कंपनी का। उस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बाद में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से साझेदार अपना अपना हिस्सा निकाल लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के मदद से। ये है ऊपर ही ऊपर एक और चीज़ निकल गया, यह अकाउंट साझेदारों के लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। अभी हमने पढ़ ही लिया ये बात, तो चलिए आगे देखते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रारूप। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को तो पी एंड एल अकाउंट ही नहीं पता, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात करते हो आप। तो चलो कोई बात नहीं, अपन पहले पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि शॉर्ट में कैसा होता है। देखिए, ये है पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। ऊपर लिखा है पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, ये है डेबिट, और राइट हैंड साइड है ये है क्रेडिट। एक तरफ एक्सपेंडिचर यानी खर्चे लिखे जाते हैं, और क्रेडिट में इनकम या आय लिखी जाती है, प्रॉफिट लिखा जाता है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से जो लॉस आया वो इस डेबिट की तरफ आ गया है, और जितने भी ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो सब यहाँ पर आ गए हैं। ये एक्सपेंसेस और लॉसेस जितने भी होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन और अपने डेप्रीशिएशन, ये होते हैं। और बाकी इधर की तरफ देखेंगे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से निकल कर आता है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद बाय ऑल इनकम और प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट ये सब क्रेडिट तरफ आते हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितने भी रिसीव्ड वाली चीज़ें हैं वो सब इनकम तरफ आती है। तो क्रेडिट का टोटल किया जाता है, डेबिट का टोटल किया जाता है, जिधर भी कम पड़ता है, अगर डेबिट में कम होता है तो नेट प्रॉफिट निकलता है, और अगर क्रेडिट में कम होता है तो नेट लॉस निकलता है। इसके बाद में हम देखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट
किस तरीके से बनता है। ये टी शेप अकाउंट होता है, देखिए टी शेप, टी की तरह होता है, टी शेप अकाउंट होता है। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट होते हैं। और इसको देखते हैं, इसमें डेबिट की तरफ जैसा अभी मैंने बोला कि ये पी&एल की तरह बनता है, तो उसमें भी यहाँ पर आपने देखा हो ग्रोस लॉस था, यहाँ पर देखिए अब पी&एल की तरह बनता है, पी&एल से बनता है, पी&एल की मदद से बनता है। तो ये इसमें नेट लॉस हो गया। इसके बाद में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कर्मचारी अपनी पूंजी लगाते हैं उस पर वो कंपनी से इंटरेस्ट लेते हैं। टू पार्टनर सैलरी, जितने भी पार्टनर्स मजदूर हैं या कोई कर्मचारी हैं वो वहाँ पर काम करने के बदले में सैलरी लेते हैं, तो वो भी यहीं पर लिखी जाती है। पार्टनर्स कमीशन, कोई साझेदार कमीशन लेता है तो वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। टू रिजर्व, तो रिजर्व जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर हो, वो भी यहाँ पर लिखे जाते हैं। आप देखें डेबिट तरफ जितनी भी चीज़ें लिखी गई है वो सारे के सारे खर्चे लिखे गए हैं, मगर खर्चे किन के लिए हैं, ये कंपनी के लिए, और साझेदारों के लिए क्या है, ये इनकम है। दूसरे क्रेडिट तरफ की चीज़ें देखते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ से आया, पी&एल अकाउंट से आया है, ये आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा। सेकंड है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब जो आपने ड्राइंग्स किया, आहरण किया, उस पर आप कंपनी को ब्याज देते हैं, तो ये आपके लिए खर्चा है, तो ये क्रेडिट में गया। और फिर वही डेबिट का क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, जिधर भी कम पड़ेगा उस तरफ आप लिख देंगे। डेबिट में कम पड़ता है, अगर डेबिट में कम पड़ता है तो आप लिख देंगे टू कैपिटल या करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में कम पड़ता है तो बाय कैपिटल और करंट अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात फिर से यही आई कि यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि वो आयगत मदें लिखते हैं, जो डेबिट है ना, इसमें वो आयगत मदें लिखते हैं जो पार्टनर के लिए आय तथा फर्म के लिए खर्चा होता है। कि सर समझ में नहीं आई बात, चलो ठीक है अब समझो। वो आयगत मदें लिखते हैं जो पार्टनर के लिए आय, पार्टनर के लिए आय। चलिए बताइए, ये सैलरी है, पार्टनर को मिलती है या कंपनी को, पार्टनर को मिलती है ना, तो सैलरी पार्टनर के लिए तो आय है और फर्म के लिए खर्चा है। ऐसे ही कमीशन, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो वो भी पार्टनर के लिए तो इनकम है मगर फर्म के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है तो उस पर इंटरेस्ट कंपनी देती है, तो उसके लिए तो खर्चा है मगर पार्टनर के लिए तो इनकम है। अच्छा, फिर क्रेडिट में क्या चीज़ें आती है, क्रेडिट में वो आयगत मदें लिखते हैं जो पार्टनर के लिए तो हानि है और फर्म के लिए आय है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि हमने ड्राइंग्स किया था उस पर आप ब्याज चुका रहे हो, तो साझेदार ब्याज चुकाएगा तो सब उसके लिए तो हानि होगी, तो पार्टनर के लिए हानि हो गई, परंतु ये ब्याज कौन लेगा, फर्म लेगी, तो फर्म के लिए आय हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर वो चीज़ें लिखते हैं जिसमें पार्टनर्स के लिए तो हानि हो और फर्म के लिए आय हो। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण कुछ नोट होते हैं, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के बाद के लाभ लिखे हों तो उस मद को पी&एल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, देखिए फिर से दिखा दूं कि ये जो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है क्रेडिट तरफ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन देता है, दिए रखता है। ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिए रखा है तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में वो कहेगा, इस लाइन का, पहली लाइन का यही मतलब है, वो क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि नेट प्रॉफिट जो है वो है, मान लीजिए सैलरी, सैलरी चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट। अब से नेट प्रॉफिट में से पहले से ही सैलरी चार्ज कर ली तो अब उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन में लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो अब पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखाई में आएगा। हाँ, अगर वो यूँ कुछ और कह दे कि कमीशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट, तो वो भी नहीं लिखाई में आएगा। अगर सेकंड पॉइंट, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने से पहले के लाभ लिखे हों, जैसे वही बात करें कि चार्ज सैलरी चार्ज करने के पहले के लाभ, तो भाई पहले के लाभ है मतलब सैलरी अभी इसमें पी&एल में से चार्ज नहीं की गई है तो आप उसको पी&एल में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हो गया है, उसको लिखेंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे। इसके बाद में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देता है, अगर कुछ भी नहीं देता है तो भी आपको सैलरी, कमीशन, जो भी अपन की साझेदारों से संबंधित मदें हैं वो सब आपको लिखनी पड़ती है। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है
कि निम्न मदों को लाभों पर प्रभार माना जाता है। लाभों पर प्रभार मारने से मतलब क्या है कि इनको प्रॉफिट में से लेस किया जाता है। प्रॉफिट कहाँ होता है? P&L में होता है, तो इनको P&L में लिखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, बिल्डिंग रेंट। ये बिल्डिंग रेंट यहाँ पर वो वाली बिल्डिंग है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, ये वो वाली बिल्डिंग है, ठीक है। इसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग्स नहीं लिखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ड्राइंग्स देखने को मिलेगा। तो वो आप, ऐसा नहीं है कि ड्राइंग्स को आप डेबिट या क्रेडिट तरफ एप्रोप्रिएशन में दिखा दें, नहीं, आपको नहीं दिखानी है, ये बिल्कुल नहीं दिखानी है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका एक क्वेश्चन करके दिखाओ, तो चलिए अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, अजय तथा विजय ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख थी। अजय ने लगाए हैं 2 लाख और विजय ने लगाए हैं 3 लाख। साझेदारी संलेख में निम्न बातों का वर्णन किया गया है। इन्होंने, समझदार हैं, इन्होंने अपना संलेख बना के रख रखा है। पूंजी पर 10% दर से ब्याज है, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करते चलते हैं। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन का ऐसा आप प्रारूप बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे। सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन में आप प्रॉफिट देखा करिए। प्रॉफिट नीचे नीचे लाइन में लिखा हुआ है, 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले। देखिए लाइन में लिखा है उपरोक्त समायोजन करने से पहले, तो मतलब ये जो ऊपर 5 समायोजन दे रखे हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं। इन 2,45,000 में से ये नहीं घटाए हैं, तो 2,45,000 आपको नेट प्रॉफिट आपने लिख दिया क्रेडिट तरफ, बाय नेट प्रॉफिट गिवन 2,45,000 आपको दिख रहा होगा, 2,45,000 रुपये। अब एक एक चीज़ पढ़ते चलते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं। लिखा है पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर, तो पूंजी कितनी है? 2 लाख और इसकी 3 लाख। तो अजय की 2 लाख का 10% 20,000 और विजय के 3 लाख का 10% 30,000। तो 20,000 और 30,000, 20,000 अजय का, 30,000 विजय का, तो 50,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। अगला कहता है वो अजय को 2,000 प्रति मास हर महीने 2,000 रुपये मिलते हैं, तो 12 महीने के कितने हो गए? 24,000। तथा विजय को 36,000, इसके पूरे वार्षिक दे दिए है। तो ये सैलरी भी लिखी जाती है, डेबिट तरफ लिखते हैं ना, खर्चा है फर्म के लिए और अपने लिए इनकम है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे अप्रोप्रिएशन के। तो देखिए अजय के 2,000 इंटू 12 24,000 और विजय के 36,000, तो टोटल हो गए 60,000, ठीक है। फिर कहता है आहरण पर ब्याज अजय से 2,000 तथा विजय से 3,000 वसूल किया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट तरफ दिखाते हैं। तो देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अजय के 2,000 और विजय के 3,000, टोटल आ गया बाहर 5,000। लाभों को 3:2 में विभाजित किया जाता है वर्ष के दौरान, ठीक है, ये कर देंगे अनुपात में विभाजित। वर्ष के दौरान अजय और विजय के आहरण क्रमशः 30,000 तथा 40,000 थे। अभी मैंने पॉइंट में लिख के दिया है कि आहरण ड्राइंग्स को P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हमारे सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। हमने क्रेडिट का टोटल किया 2,45,000, 5,000, ये हो गया 2,50,000। इधर का टोटल किया 50,000, 60,000, तो कितना हो गया? 50, 1,10,000 रुपये। तो 2.5 लाख में से 1,10,000 रुपये जाते हैं, तो 1,40,000 बच के आते हैं। अब ये 1,40,000 किन के हैं? अजय और विजय के। तो इन्होंने क्या कहा कि हम लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। एक वर्किंग नोट बनाया है मैंने, 1,40,000 का 3/5 और विजय का 1,40,000 का 2/5। तो अजय का निकल के आया हिस्सा 84,000 और विजय का 56,000 रुपये। तो ये हिस्सा आपने लिख दिया आप यहाँ पे 84,000 और 56,000 रुपये। ये हो गया इसका 1,40,000। दोनों साइड हमारी बराबर हो गई है। ये P&L एप्रोप्रिएशन था, इसमें कोई ऐसा हार्ड, इसको मत समझो। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।